दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। क्योंकि आपको पता है रेट, पीटेट और डीएसएसबी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो काफ़ी नज़दीक है, तो उन्हीं के मद्देनज़र पीआरटी जैसे पीआरटी टीचिंग के लिए और एसएससी सीजीएल के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। तो इन्वायरमेंट जो पर्यावरण अध्ययन के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे पहले इसकी जो रिवीजन क्लास इसकी 2 वीडियो हम इससे पहले इसकी अपलोड कर चुके हैं। चूँकि ये तीसरी वीडियो है, पार्ट नंबर 3 है, तो 50 क्वेश्चन आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और अब इसी का जो तीसरा पार्ट है हम आपके साथ इसको शेयर कर रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है कि भविष्य का ईंधन क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, बायोफ्यूल, हाइड्रोफ्यूल, सौर ऊर्जा, ड्राई आइस। पूछा है कि भविष्य का ईंधन क्या है, तो इनमें से 4 ऑप्शन में से बायोफ्यूल, हाइड्रोफ्यूल, सौर ऊर्जा, ड्राई, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोफ्यूल को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है। 4 ऑप्शन दिए आपको, कॉमन नॉर्मल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बाइड नेचुरल गैस और गैस कंप्रेस्ड न्यूट्रल गैस। तो इसका जो सीएनजी होती है, सीएनजी होती है आपकी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होती है आपकी सीएनजी। और चूँकि ये एक पर्यावरण हितैषी गैस है जिसका दिल्ली जैसे राज्यों ने अनिवार्य कर दिया है ईंधन के रूप में कि जितने भी वाहन होंगे वहाँ पर वो सीएनजी युक्त होंगे, क्योंकि इससे पर्यावरण के संतुलन में, ग्रीन पर्यावरण को हरा भरा रखने में काफ़ी सहायता मिलती है। तो इसलिए सीएनजी क्या है, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए दिल्ली सरकार ने सबसे पहले इसको अप्लाई कर दिया है और ये धीरे धीरे करके बाकी सभी राज्यों में भी अप्लाई किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53, पीएनजी की फुल फॉर्म क्या है। पीएनजी आपका ऑप्शन नंबर 1 है पेट्रोलियम नेचुरल गैस, प्लेसेंट नेचुरल गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस या पाइप्ड नॉर्मल गैस। तो पीएनजी की फुल फॉर्म होती है आपकी पाइप्ड नेचुरल गैस। जैसे सीएनजी की कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, इसी प्रकार पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलएनजी की फुल फॉर्म क्या है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिस्ट नेचुरल गैस, लिस्ट नॉर्मल गैस, लिक्विफाइड नॉर्मल गैस। तो इसका आंसर होगा लिक्विफाइड नेचुरल गैस। एलएनजी की फुल फॉर्म होती है आपकी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। किसको बोलते हैं, एलएनजी को। पीएनजी को बोला जाता है पाइप्ड नेचुरल गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस। एलएनजी को बोला जाता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस और सीएनजी को बोला जाता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो 3 प्रकार की है। पहली आपकी सीएनजी जिसको बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, दूसरी होती है आपकी पीएनजी जिसको बोलते हैं पाइप्ड नेचुरल गैस, और थर्ड वन होती है आपकी एलएनजी जिसको बोलते हैं आपकी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तीनों की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, बेहद इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55वां क्वेश्चन है 55 कि बायोफ्यूल प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन जेट्रोफा से, गन्ने से, यूकेलिप्ट से या नारियल से। तो जो बायोफ्यूल है, एक जेट्रोफा का पौधा होता है, उगाया जाता है, तो उससे बायोफ्यूल प्राप्त किया जाता है। तो गन्ने से नहीं प्राप्त होता, ना ही यूकेलिप्ट से प्राप्त होता है, ना ही नारियल से। तो जेट्रोफा से बायोफ्यूल प्राप्त होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी फेमस भी रहा है। पीछे इस पौधे को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं भी हुई हैं और इसको किस प्रकार से उगाया जाए इस पे भी सरकार काफ़ी काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56वां कि ईंधन का अपस्फोटन कम करने के लिए ईंधन में क्या मिलाया जाता है। अल्कोहल, इथाइल मरकैप्टेन, टेट्रा इथाइल लेड या टोलिन।
तो इसमें मिलाया जाता है आपका टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है। और यदि इथाइल मर्केप्टेन पूछ ले तो इसको मिलाया जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में, यानी जो घरों में हम सिलेंडर में जो गैस यूज करते हैं उसमें एक जो विशेष गंध होती है, जिसे कई बार हम खुला छोड़ देते हैं तो हमें गंध आती है, तो वो एक्चुअली में जो लिक्विफाइड पेट्रोल गैस की नहीं होती, वो सच में जो गैस होती है वो उसके अंदर इथाइल मर्केप्टेन मिलाया जाता है तो उसकी होती है। साथ में आप इसके साथ इस क्वेश्चन को भी क्लियर करके रखोगे। जो ईंधन का अपस्फोटन को कम करने के लिए टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है। जो एलपीजी है, जो उसमें वो गंध पैदा करने के लिए ताकि उसकी लीकेज का पता लग सके, तो उसमें इथाइल मर्केप्टेन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57वां, रसोई गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? अल्कोहल, इथाइल मर्केप्टेन, टेट्रा इथाइल लेड या टोल्यूइन? तो बता चुके हैं हम आपको पहले ही, इससे पहले हमने इसको डिस्कस बिना क्वेश्चन आए ही हम कर चुके हैं। तो इथाइल मर्केप्टेन उसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 58वां क्वेश्चन कि जीवाश्म ईंधन क्या है? पेट्रोल, कोयला, नेचुरल गैस, ये सभी। तो जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, तो जो पेट्रोल, कोयला और जो नेचुरल गैस है, ये सभी जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो जीवाश्म ईंधन के बारे में एक बताया गया है कि आज से करोड़ों साल पहले कि जो ये इस प्रकार की जो हमारी अर्थ सरफेस थी, ये अर्थ का जो नीचे का हिस्सा है, ऐसा मानते हैं कि इस अर्थ की जो सरफेस पे है एक ऐसी उथल पुथल हुई कि जो नीचे का जो पार्ट था वो ऊपर आया और ऊपर का जो पार्ट था, परत थी, वो नीचे चली गई। यानी इस प्रकार से तो उसमें क्या है, जैसे पेड़ पौधे नीचे चले गए तो वो काफ़ी अंदर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई होता है। तो ऐसा मानते हैं कि वो सड़ गल के क्या है, जीवाश्म ईंधन बन गए। तो उसी से क्या है, अलग अलग लेयर से जो पृथ्वी की हमें पेट्रोल, कोयला और नेचुरल गैस प्राप्त होती है। तो इसलिए इन सभी को किस में रखा गया है, किस श्रेणी में रखा गया है? जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वन संसाधन है। आप क्वेश्चन को भी थोड़ा अच्छे से एग्जाम में आपको रीड करना है। कई बार तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन को पढ़ के कि पूछना क्या चाहता है। तो उसके साथ आप ऑप्शन को भी देखें कि वन संसाधन क्या है। तो ये पूछना चाहता है कि वन संसाधन है क्या। तो इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया है नवीनीकरणीय संसाधन, अनवीनीकरणीय संसाधन, नव्य संसाधन, 1 व 3 दोनों। तो इसका आंसर है आपका 1 व 3 दोनों, इसका आंसर है। इन दोनों को वन संसाधन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि थोरियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, भारत। तो इस बात को लेकर हम क्या है, काफ़ी लकी है कि जो थोरियम है उसका सबसे ज़्यादा जो भंडार है वो हमारे सोने की चिड़िया यानी भारतवर्ष में पाया जाता है। और जो थोरियम है किस प्रकार का एलिमेंट है? ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो कि ये कह सकते हो आप जैसे न्यूक्लियर्स प्लांट्स लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है यूरेनियम के साथ। तो ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब थोड़ा रेडियो एक्टिव एलिमेंट बात चल पड़ी। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपके वो स्पेशल एलिमेंट होते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट को भी क्या होते हैं, क्योंकि ये भी इसी के अंदर आता है आपका EVS के अंदर, साइंस के अंदर ही। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक स्पेशल प्रकार के ये कह सकते हो सब्सटेंस होते हैं कि जिनमें से एनर्जी या रेडिएशन स्वयं निकलती रहती है। आप यदि इनको ज़मीन के अंदर भी आपने डाल दिया, फिर भी इनके अंदर से रेडिएशन क्या है, बाहर निकलती रहेगी। ये इतने खतरनाक प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव की खोज की थी वो हेनरी बैक्वरल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बैक्वरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। और इसी खोज के लिए उसकी जो SI यूनिट है उसकी किसकी, रेडियो एक्टिविटी की क्या रखा गया है, उसको बैक्वरल रखा गया है। और इसी के पीछे मैरी क्यूरी, सर पैरी क्यूरी और मैडम बैरी क्यूरी ने भी काफ़ी काम किया है और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है। और ख़ास बात यह है कि ये दोनों पति पत्नी थी और इनकी जो मृत्यु हुई वो इसी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लीक होने की वजह से हुई।
उनकी लैब में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सैंपल लीक हो गया था और उसकी वजह से उन दोनों पति पत्नी की क्या है सर पैरी क्यूरी और मैडम मैरी क्यूरी की मृत्यु हो गई थी। तो ये थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज के लिए है, बताया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं और ज़्यादा डिटेल से नहीं करते हैं और थोड़ा सा नोट करके थ्योरियम के बारे में बताया गया कि सर्वाधिक भारत में मिलता है और भारत में कहाँ, केरल के तट से मोनाजाइट बालू से जो थ्योरियम्स एलिमेंट है वो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 61वां क्वेश्चन कि कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है। कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, कोई नहीं। तो ये लिग्नाइट है, थोड़ा सा इसको ठीक कर लो, लिखने में थोड़ी सी एरर है ये। तो जो एंथ्रासाइट है ये सबसे अच्छी है क्योंकि इसमें 92% से लेकर 98% तक इसमें क्या है, कार्बन होती है। और कोई कोयला उतना ही अच्छा होगा जिसमें जितनी ज़्यादा जो मात्रा है वो कार्बन की होगी। तो इसलिए जो एंथ्रासाइट है वो सबसे बेस्ट माना गया है। 62वां क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं? 18, 20, 13, 23। तो भारत में कुल 23% भूमि पर वन पाए जाते हैं। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरल सा क्वेश्चन है पर्यावरण के हिसाब से कि भाई भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं? तो 23% भूमि पर वन पाए जाते हैं। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कितने क्षेत्रफल में पाए जाते हैं? तो क्षेत्रफल आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने क्षेत्रफल में वन इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताओगे कि कितने क्षेत्रफल में भारत में वन पाए जाते हैं। 23% है वो क्षेत्रफल, आपको हमें एक्यूरेट डाटा बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्योंकि भारत एक किस प्रकार का देश है, कृषि प्रधान देश है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस कृषि प्रधान देश में कितने प्रतिशत पर, तो इसमें आधे से ज़्यादा यानी लगभग 51% पर क्या है, खेती की जाती है। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे देश का क्षेत्रफल का आधे से ज़्यादा हिस्सा ऐसा है जिस पर खेती की जा सकती है, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और जो बाकी एरिया है उसके लिए भी क्या है, सरकार बहुत ही अच्छे प्रयासरत है कि वहाँ कुछ अच्छी तरीके से कुछ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी लगाई जाए कि ताकि ये प्रतिशत और बढ़ाया जा सके। 64वां क्वेश्चन है कि भारत के कितने प्रतिशत भूमि बंजर है? ऑप्शन दे दिया आपको 4, 18, 24, 13। तो कि बंजर होती है जहाँ पर बिल्कुल हम कुछ भी नहीं उगा सकते, कुछ उसमें हम पैदा कर ही नहीं सकते, तो वो है कुल 24%। तो 24% भारत में ऐसी भूमि है जो बंजर है, जहाँ हम कुछ पैदा नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक है। तो भारत में, और आपको सबको अच्छे तरीके से पता है, मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता कि भारत में, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे पता लगेगा कि हमारे कितने व्यूअर्स हैं जो एजुकेशन को लेकर सीरियस हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो एक और बात है, मैं बार बार अपनी वीडियो में आपको ये बोलता रहता हूँ कि प्लीज़ ज्वाइन माय सब्सक्राइब चैनल, प्लीज़ ज्वाइन। मैं पागल हुआ रहता हूँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट कंडीशन में लगा देता हूँ यहाँ पर कि हमारे चैनल को वही स्टूडेंट या वही व्यक्ति वही ज्वाइन करे जो कुछ ज़िंदगी में सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। अन्यथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि आपने गलती से कर लिया है तो सब्सक्राइब को आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, आप क्विट कर सकते हो। वी हैव नो टेंशन, क्योंकि हमें पैसे से प्यार नहीं है। मेरा उद्देश्य है, क्योंकि मैं बहुत ही एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और ये जो सारी वीडियोज़ है सब मैं अरेंजमेंट अपना मोबाइल पर करता हूँ। मेरे पास कोई DSLR कैमरा नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ नहीं है, फ़ोन में ही करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि यदि आपको हमारा मटेरियल पसंद आता है और आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो हमारे साथ प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करें। और जो दिल से जुड़े हैं
वो ऐसे बंदों को और जोड़े जो कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो कनेक्ट हो हमारे साथ। उनको कनेक्ट करना आपका काम है। आप हमारे ब्रांड मास्टर हो, जो हमारे सच्चे व्यूअर हैं। तो भारत में आपको बताना है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, और इसके जनक थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इसके जनक कौन थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इसके जनक थे। और इसकी शुरुआत कब हुई ये आप हमें बताओगे, और आप हमें बताओगे तो आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो जाएगा। सिर्फ मकसद हमारा यही है बताने को, तो हम 1 सेकंड में बता देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66। भारत के किस राज्य को ऐतिहासिक रूप से चावल का कटोरा कहा जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, केरल। तो हमारा आंसर है आंध्र प्रदेश। तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को ऐतिहासिक रूप से चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश में एक और चीज़ सबसे ज़्यादा पैदा होती है, वह है तंबाकू। तंबाकू आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। भारत का धान्य भंडार कहा जाता है उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, असम। तो इसका आंसर है पंजाब। तो भारत का धान्य भंडार किसको कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों और फलों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो सब्जियों और फलों के उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। दूसरा स्थान आता है, और पहला स्थान किसका है आप खोज करोगे। पहला स्थान किसका है आप हमें बताओगे। और हर क्वेश्चन का आप जब कमेंट में आंसर करो तो आप लिख के भेजोगे कि आप क्या बता रहे हो अच्छी तरीके से, ताकि मैं उसको समझ सकूं और मैं आपका जवाब दे सकूं। और यदि आप गलत बताते तो मैं आपको सही कर सकूं। तो आप अच्छे तरीके से आंसर हमें दोगे। सब्जियों और फलों में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला किसका है यह आपका होमवर्क है, क्योंकि हम आपको इतने क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी कुछ करें, क्योंकि सिर्फ एक वीडियो देखने से आप कामयाब नहीं होंगे। जब हम चीज़ों की तह तक पहुंचेंगे तब जाकर हमें कामयाबी मिलेगी, जिसमें आपके सहयोग और आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़रूरी है। 69, चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो चावल के उत्पादन में भी भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। फिर वही बात आती है कि पहला किसका है? भारत का तो दूसरा है, पहला किसका है चावल उत्पादन में? ये क्वेश्चन फिर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन हम करवा रहे हैं तो भैया फर्ज इतना बनता है कि आपको एक क्वेश्चन एटलीस्ट आप भी करो। सब्जियों और फलों में उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, चावल के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। इन दोनों क्वेश्चन में पहला स्थान किसका है वो आप हमें आंसर करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केसर का उत्पादन बिल्कुल सबको पता है, जम्मू कश्मीर में भारत में सबसे ज़्यादा केसर और सबसे उत्तम क्वालिटी का केसर पैदा किया जाता है। 71वां क्वेश्चन है कि भारत में रबड़ का उत्पादन होता है। तो रबड़ का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा केरल में होता है। केरला में सबसे ज़्यादा रबड़ का जो उत्पादन है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? 1990 न्यूयॉर्क, 1992 चेकोस्लोवाकिया, 1990 ब्राज़ील रियो, और 1991 ऑस्ट्रेलिया। तो बिल्कुल जो ब्राज़ील का जो रियो शहर है जहां इस बार ओलंपिक खेल भी हुए थे ग्रीष्मकालीन, तो वहीं पर 1990 में सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन हुआ। सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन वहीं पर हुआ था। अब डिस्कस कर लेते हैं कि उस पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया। बिल्कुल सही बात है, 174 देशों ने उसमें भाग लिया। सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन 1990 में हुआ। ब्राज़ील के एक छोटे से शहर रियो में हुआ। आप इसको याद रख सकते हो, पिछले हमारे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है वो भी रियो में हुए थे, तो वहाँ से आप याद रख सकते हो कि सर्वप्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1990 में ब्राज़ील में रियो में हुआ था, और जिसमें कुल मिलाकर 174 देशों ने उसमें भाग लिया था। तो पर्यावरणीय अवनयन क्या है? तो प्रदूषण बिल्कुल है, ये भी सही बात। जैव विविधता का क्षरण और प्राकृतिक आपदाएं, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अवनयन है, प्रदूषण है,
जैव विविधता का क्षरण है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये सभी हैं, तो ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधिकारिक तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? बिल्कुल सर, भारत था। और कब किया? कब कब का आंसर आप दोगे। ये बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में, कि भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब शुरू किया और भारत विश्व का कौन सा ऐसा देश था जिसने इसको परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया। मैं बताता हूँ, भारत परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला विश्व का आधिकारिक तौर पर पहला देश था। लेकिन कब, ये आप आंसर मुझे बताओगे। तो दोस्तों, जो कुछ क्वेश्चन आपसे हमने पूछे हैं, तो आप भी इन्वॉल्व रहे, तभी टीचिंग का मज़ा होता है। स्टूडेंट के साथ साथ, टीचर के साथ साथ यदि स्टूडेंट भी इन्वॉल्व हो तो मेरा ये मानना है कि मज़ा आ जाता है उस क्लास में। और मैं तो यही चाहता हूँ कि हम मज़े लें, एंजॉय करें, पढ़ें, लर्न करें, लेकिन मज़े के साथ करें। ज़िंदगी में मज़ा ही कुछ उस चीज़ का अलग है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी? जो हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं उनका भी आप आंसर दें, और साथ में हमारी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, और फेसबुक और सोशल साइट जैसे ट्विटर है, व्हाट्सएप है, वहाँ भी इसको शेयर करें। और काफ़ी सारे एजुकेशनल ग्रुप होते हैं, वहाँ भी इस वीडियो को आप शेयर करें। तो मैं बहुत आपका आभारी रहूँगा। हमारे इस छोटे से चैनल को यदि आप ग्रो करने में हमारे ब्रांड मास्टर बन सकते हो तो प्लीज़ बन जाइए। और जो पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ 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 वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे लिए एक एक जो हमारा व्यूअर है वो बेहद इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।